हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शंस। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। अच्छा, हसन भाई की आवाज निकल जाती है रिएक्शंस में। सनी भाई का सिर्फ खाली खाली देखना अपना वो कहते हैं ना कि अपना सिर्फ स्टाइल चलता है। मैं जो भी करता हूँ आवाज नहीं निकलती, जस्ट रिएक्शंस में बस इसका स्टाइल निकलता है। इसके ऊपर मैं आपको एक और ताज़ा खबर बताऊं हाँ जी। कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने रिएक्शन दिया बिहार के ऊपर, अच्छा। कि जो उन्होंने तबाही मचा दी है ओए। सीटें निकालने में। अच्छा जी। मैं कहता हूं कि आज हम देख लेंगे बिहार इलेक्शन रिजल्ट। जी बिल्कुल, वही क्योंकि देखने जा रहे थे। पहले बिहार में नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत नहीं थी, ओके। कि किसी और पार्टी की, बिल्कुल। पर इस दफा तो कहते हैं कि उन्होंने ना पासा पलट दिया। वो कैसे? वो वीडियो में पता चलेगा। चलें जी, देखते हैं आज की वीडियो, फिर उसके बाद इस पे करते हैं जी बात। कैसे उन्होंने कहते हैं ना पासा पलट दिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी किसी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे। सूत्रों की माने तो शायद वही बम है जो उन्होंने आरजेडी पर गिरा दिया है। आरजेडी पे क्या बात। ये जीता बिहार सीएम। मुझे लगता है बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया। क्या इसके बात वरिष्ठ नेता है। राहुल गांधी जी बार बार ये बात कहते रहते हैं कि जेनजी को देखना चाहिए, उनको भूमिका अपनी निभानी चाहिए। जेनजी को देखना प्रोवोक चाहिए, करने वो वाली नेपाल वाले। राजनीति। बिहार के नतीजों से पहले जब तेजस्वी यादव जी से पूछा गया था कि क्या होगा, तो उन्होंने बोला था, इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से हर तरफ से नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। अब की बार 400 पार का नारा तो इनका सही नहीं हुआ, लेकिन बिना नारा दिए अब की बार 200 पार तो हो गया क्या बिहार। बात। महागठबंधन और खासकर आरजेडी का ये इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक है। आरजेडी खुद सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई और पूरा महागठबंधन 35 सीटों पर। क्या हो गया राहुल जी? खत्म। आरजेडी के समर्थकों का कहना है कि हम इन नतीजों को नहीं मानते, हम सड़क पर उतरेंगे। फिर किसी ने उनको रोककर कहा कि भाई कायदे से देखो तो आप लोगों को सड़क पर ही ला दिया है बिहार की जनता ने। खैर, 14 तारीख को चाचा नेहरू का जन्मदिन था। देश में इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जेडीयू वालों का कहना है कि बाल दिवस के ही दिन कांग्रेस और आरजेडी के लाल जो हैं, उनके कार्यकर्ताओं को बाल नोचने पर मजबूर कर दिया है। कई लोगों ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए बोला कि कांग्रेस का हाथ राहुल जी से पिछले 11 साल से यही बोल रहा है कि भाई साहब अब तो रुक जाइए, 95 चुनाव हो गए हैं, अब तो हर पार्टी के बड़के नेता आपसे कहेंगे। क्या कहेंगे? हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। वही पप्पू यादव जी से जब पूछा गया कि आप इस पर क्या कहेंगे, तो उनके समर्थक वर्ग ने बोला कि राहुल जी के मंच से उन्हें धक्का दिया था, तो उनका वही होना था जो मोदी जी ने बोला था। क्या बोला था? इन चुनाव में राहुल जी ने बहुत मेहनत की, वो नदी तक में कूद गए। बगल में मुकेश सहनी भी खड़े थे। अब जेडीयू और भाजपा वालों का कहना है कि डूबने से पहले तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे, शायद इसीलिए कूदे थे। मजा आया। खैर, 18 तारीख को तेजस्वी यादव ने सबको इनविटेशन दिया था कि वो एक पार्टी करेंगे। भाजपा वालों का कहना है कि वो पार्टी अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि बाल दिवस के दिन वो अपनी सीट पर भी बाल ही बचे हैं। खैर, इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने तगड़ा परफॉर्म करते हुए 5 सीटें जीती हैं। उन सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के सपोर्टर्स को खुद मुस्लिम समाज ने वोट नहीं किया। ये देखने के बाद टोपी पहनकर सेक्युलर बनते नेताओं को समाज ने ही टोपी पहनाई है। ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे अच्छी बातें हुई हैं हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में कमेंटेटर आकाश चोपड़ा के साथ। आईपीएल पर, टीम इंडिया में पॉलिटिक्स हो रही है क्या, ये सवाल भी हमने पूछा। रोहित कोहली के रिटायरमेंट पर सब कुछ डिस्कस हुआ है इस पॉडकास्ट में। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर। जाइए, इस पॉडकास्ट को देखिए, फुल मजा आएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा सीरियस बात पर आते हैं। इन चुनाव में सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये कि बिहार के समझ के अंदर एक टोटल परिवर्तन हो चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस चुनाव में महागठबंधन के साथ कई चीजें गड़बड़ाई, लेकिन 3 चीजों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। पहला ब्लंडर, चुनावों के दौरान जातिगत समीकरण बिठाने और कास्ट पॉलिटिक्स साधने के एरिथमेटिक से पहले ही महागठबंधन की केमिस्ट्री ठीक से बैठ नहीं पाई। आप लोगों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना था, लेकिन आप ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। करीब 11 से 12 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी ने एक दूसरे के खिलाफ ही कैंडिडेट उतार दिए थे। ऐसी कई जगहें शामिल हैं जहां पर मैक्सिमम सीटें वो हैं जहां भाजपा और जेडीयू ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही चुनाव का पहला फेज दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे के लिए कोई आगे नहीं आया। एंड में राजस्थान से अशोक गहलोत को आना पड़ा, तब जाकर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम और तेजस्वी को सीएम का नाम घोषित किया गया। उस समय तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने तेजस्वी को खुले मन से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया था, और इसने ग्राउंड लेवल पर आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन खड़ी कर दी थी। जनता के बीच भी वो काफी असहज हो गए थे।
उधर कांग्रेस ने 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की जिद एंड तक नहीं छोड़ी, जो बाद में 61 सीटों पर आकर रुकी थी। इसके साथ ही मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को भी साथ में लेने के लिए तेजस्वी को उन्हें 15 सीटें देनी पड़ी। इसने न सिर्फ आरजेडी को अपने पोटेंशियल से कम सीटों पर लड़ने के लिए मजबूर किया, बल्कि एक लंबे टाइम तक इस गठबंधन को भी कंफ्यूज रखा। इसकी वजह से न तो कास्ट इक्वेशन ठीक से बैठ पाई और न ही एरिथमेटिक ठीक से बैठ पाया। दूसरा ब्लंडर, मुद्दों के बीच की लड़ाई भी महागठबंधन के रास नहीं आई। एक लंबे टाइम तक राहुल गांधी ने यहां वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपनी रैलियां निकाली। तेजस्वी ने जमीनी और ठोस मुद्दों पर चुनाव लड़ा। इस वजह से अंदर की खबर थी कि तेजस्वी राहुल के साथ मंच शेयर करने में इतने सहज नहीं थे। इसके साथ ही राहुल गांधी के साथ उनकी इक्वेशन भी ठीक से नहीं बैठी। सही बताएं तो पूरे महागठबंधन में सिर्फ एक आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां ही थी जो जमीनी मुद्दों और गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही थी। इसकी वजह से भी आरजेडी और महागठबंधन को मुद्दों की दूरी का नुकसान उठाना पड़ा। एक लेवल के बाद महागठबंधन ने राहुल गांधी को अकेला छोड़ दिया कि उन्हें जो भी करना है वो कर सकते हैं। वहीं तेजस्वी ने ताबड़तोड़ 158 रैलियां की। एक दिन के अंदर तेजस्वी की जितनी रैलियां होती थी, महागठबंधन की बाकी पार्टियां एक दिन में मिलकर भी उतनी रैलियां नहीं कर पाती थी। यह तेजस्वी का चुनाव था जिसे कांग्रेस की सुस्ती और मुद्दों की कंफ्यूजन ने डुबा दिया, ऐसा इनके समर्थक कह रहे हैं। तीसरा ब्लंडर, इस पूरे चुनाव के दौरान जिस जंगल राज का प्रचार किया गया, तेजस्वी कभी उस छवि से पार्टी को अपने बाहर नहीं निकाल पाए। हालांकि इसको कम करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन पूरी तरह ये कम नहीं हुआ। उन्होंने हर घर से एक सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया, लेकिन लोग पूछने लगे कि इसके लिए बजट कहां से आएगा, ब्लूप्रिंट बताओ, तो इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं मिली। इसके बावजूद वो जंगल राज वाला मुद्दा इनका पीछा नहीं छोड़ पाए। आरजेडी के पोस्टर से लेकर आरजेडी के चुनाव प्रचार, कहीं भी लालू यादव की तस्वीर और नाम उतनी नहीं यूज की गई ताकि लोग उस छवि को भूल जाए। खैर, एनडीए ने कभी इस छवि को भूलने भी नहीं दिया। बार बार बोला, खुद प्रधानमंत्री ने कई बार बोला। बिहार में 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा और जेडीयू ने इस मुद्दे को इतना भुनाया जिसकी काट अकेले तेजस्वी के पास नहीं थी। आरजेडी ने एक टाइम के बाद से इसका जवाब देना भी बंद कर दिया, लेकिन यहां कांग्रेस उठी और उसने इसका जवाब देना शुरू किया ताकि इस मुद्दे को बनाए रखा जाए। इसी बात का जिक्र पीएम मोदी ने भी अपनी स्पीच में किया कि कैसे आरजेडी की तरफ से कोई जवाब आए ना आए, लेकिन कांग्रेस तिलमिला जाती है। जब मैं जंगल राज की बात करता था तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था। खैर, जमीनी पत्रकारों का कहना है कि इसके उलट एनडीए अपने नेताओं, कास्ट इक्वेशन, सीट डिस्ट्रीब्यूशन और मुद्दों को बहुत मजबूती से पकड़ी रही। और एनडीए की जीत में भी 3 सबसे बड़े फैक्टर थे। पहला, एनडीए ने अपने सभी कलेशों को भूलते हुए सिर्फ सही मुद्दों और सही सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया। खुद अमित शाह ने 3 दिन बिहार में प्रवास करते हुए रात के 2-2 बजे तक मीटिंग ली। एलजेपी रामविलास पासवान ग्रुप से चिराग पासवान ने 29 सीटों पर लड़ने का प्लान बनाया था। वो इसमें पूरी तरह डटे भी रहे। इस एक विवाद को गहराने से रोकने के लिए न सिर्फ जेडीयू ने अपनी कुछ सीटों को कॉम्प्रोमाइज किया, बल्कि भाजपा ने भी अपने कोटे की सीटों को कॉम्प्रोमाइज किया। जहां नहीं हो सकता था वहां अपने उम्मीदवारों को एलजेपी के टिकट से खड़ा करा दिया। इसके साथ ही कुशवाहा, मांझी, ब्राह्मण, दलित, भूमिहार, पासवान, पिछड़ा, बबुआन और अन्य पिछड़ा वर्ग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी दिया। एनडीए के साथ एक प्लस पॉइंट यह भी था कि उसके कास्ट इक्वेशन, सीट अरिथमेटिक और राज्य की सरकार के अलावा उसके पास केंद्र में मोदी और स्टेट में नीतीश जैसे 2 बड़े चेहरे थे। भाजपा ने अपनी ओर से इस बात का ध्यान रखा कि कहीं से भी जेडीयू या नीतीश कुमार इस बात के लिए न सोचें कि चुनाव के बाद उनकी सीएम की कुर्सी रहेगी भी या नहीं। अमित शाह का खुद यह कहना है कि सीएम की कुर्सी के लिए वैकेंसी नहीं है। यह बताता है कि भाजपा इस बात से अवगत थी कि आरजेडी और महागठबंधन जेडीयू की इसी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाना चाहेगी। ये सारी चीजें अगर कलेक्टिवली देखी जाएं, जमा करके देखी जाएं, तो एनडीए का जो पूरा गठबंधन है वो एक टीम बनकर लड़ा और स्ट्राइक किया। बल्कि वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, एनडीए की जीत में दूसरा फैक्टर क्या था? राज्य में सरकार होने के कारण नीतीश कुमार के पास गिनाने के लिए अपनी कई सारी अचीवमेंट्स थी। महिला वोटर्स की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को नहीं देख रहा है कि नीतीश बाबू ने इस पूरे चुनाव लगातार इतनी उम्र होने के बावजूद अपनी रैलियों को और रोड शो में बदल दिया। बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान कई जगह बाढ़ भी आई हुई थी, बारिश भी थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए। वहां नीतीश कुमार ने कार के काफिले चलवा दिए ताकि पूरे इलाके में जेडीयू और भाजपा के साथ एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। एक लीडर के ग्राउंड पे इतना एक्टिव रहने का सीधा फायदा एनडीए को मिला। इसके साथ ही नीतीश कुमार जिस जंगल राज की स्थिति के बाद चुनकर इतने सालों पहले आए थे, ये वाला चुनाव उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जहां उन्होंने सब कुछ झोंक दिया था। दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्टेट की मशीनरी भी पूरी ताकत के साथ लगी हुई थी। उनके मुद्दों पर पकड़ और नेशनल मीडिया से दूरी के चलते किसी को उस अंडर करंट का अंदाजा नहीं लगा जो नतीजों में दिखा। तीसरा फैक्टर, बहुत कम ऐसा होता है दोस्तों कि किसी पार्टी के लिए उसके सहयोगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। महागठबंधन में एकता की कमी थी। नीतीश
नीतीश कुमार और एनडीए की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता बनी। जिस तरह से जमीनी स्तर पर महागठबंधन और खासकर आरजेडी के कार्यकर्ता अपना दबदबा दिखाने लगे, जैसे जैसे गाने बनने लगे और जैसे जैसे गुंडागर्दी चलने लगी, उनको देखकर लोगों में इस बात का भरोसा हो गया कि भाई जंगल राज होता क्या है। उसी दौरान जेनजी के एक बड़े वर्ग को उनके बुजुर्गों ने उसी जंगल राज के बारे में समझाया। इस वजह से जेनजी में भी ये बात घर कर गई, क्योंकि उन्होंने नीतीश के अलावा लालू राज देखा भी नहीं था। यही वजह है कि इतने बड़े लेवल पर वोटर टर्नआउट हुआ और उसका नतीजा 71%। और अब सबसे जरूरी बात, इन चुनाव के बाद नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा उसकी बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो 240 के मार्जिन पर खड़ी मोदी सरकार के प्रति उनके सहयोगियों का भरोसा और स्ट्रांग होगा। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक भाजपा और एनडीए एक भी चुनाव नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मोदी के चेहरे को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। वहीं एक गठबंधन वाली सरकार होने के बावजूद मोदी की लीडरशिप में बाकी पार्टियां भी अपने चेहरे पर भरोसा करेंगी। नरेंद्र मोदी जी का नाम अभी भी देश के सबसे पॉपुलर चेहरे के रूप में नजर आएगा। बिहार की प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में भी आहट दे रही है। अपनी स्पीच में भी मोदी जी ने कहा कि बिहार से बहते हुए ही गंगा बंगाल में पहुंचती है। ये वहां पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक मैसेज था कि वो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बाकी भाजपा का टारगेट है कि बंगाल के अंदर भाजपा या भाजपा समर्थित एनडीए की सरकार बनाई जाए। उससे कई सारे मतलब साधे जाएंगे। सबसे पहले तो भाजपा देश के 3 छोर पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। दूसरा, बंगाल में जिस एसआईआर को कराने के लिए केंद्र सरकार इतने टाइम से लगी है उसका रास्ता भी साफ होगा। दिक्कत बस ये है कि बंगाल में बैठी है ममता दीदी, वो उतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है जितना तेजस्वी जी इस चुनाव में बन गए। बिहार के चुनाव में बहुत कुछ संदेश दिया। अब देखना यह है कि महागठबंधन आगे कौन सी रणनीति बनाती। बाकी इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे चुनाव पर, इस रिजल्ट पर आपका क्या कहना है? क्या आप भी एकदम शॉक्ड हो गए कि अरे भैया आपकी बार ऐसे कैसे 200 पार, या आपको लगा नहीं बाबा ये तो होना ही था? जो भी आपको लगे कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीकेंड अगर कुछ अच्छा देखने का मन करे तो हमारे टीआरपी बिल्कुल वीडियो का मजा आया और समझ लगी है हर एक चीज। बिल्कुल एक चीज उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन क्योंकि किया कि किस तरह बीजेपी के साथ मिली हुई है एनडीए, बिल्कुल, और उनके साथ जो कांग्रेस के साथ उनके साथ और पार्टी मिली है। एमसीबी कुछ ऐसा हाँ जी, इस करके तरह करके उन्होंने नाम बताया। हाँ, पर आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी की जो पार्टी थी वो एकजुट होकर चल रहे थे। तो कामयाबी हमेशा वो इंसान होता है कि जो एक मुट्ठी होके चले। हाँ, एक मुट्ठी। अगर आप ऐसे एक एक फिंगर करोगे, अलग-अलग होके चलोगे तो वो उसको हिलाना और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल, बहुत आसान है। लेकिन एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है। अगर आप इस तरह चलेंगे एक मुट्ठी होके तो उनको आप लोगों को अलग करना बहुत मुश्किल है। ये राहुल गांधी की पार्टी के साथ यही हुआ है, यही तो कि वो एक एक होके चलते रहे, लोगों के लिए तोड़ना आसान होता गया। और वो एनडीए वाले इकट्ठे होकर चले हैं तो और उन्होंने देखो फिर जीत भी तो हासिल कर लिया ना। अब ये देखिए, अच्छा मैं आपको ना एक मिनट ये दिखाने लगा था कि ये दिखाएं जरा, मैं आपको सीटों का टोटल बताने लगा। हाँ, 243 आई थिंक उनकी वो सीट्स थी। हाँ ये देखिए 243 टोटल सीट्स हैं। हाँ, टोटल और सीट्स। एनडीए ने जो ये देखिए, हाँ एनडीए ने जो हासिल की है वो है जी 202। हाँ 202 सीट्स। और पिछले 5 सालों में उनकी सीटें थी 122। 2020 में जी उन्होंने कितनी सीटें इजाफी ली हैं? 80 से प्लस। और एमजी के 2025 में सीट थी 35। और पिछली दफा उनकी थी 114, हुकूमत उनकी थी। और माइनस देखो कितनी हुई है, 79 और एक अदर में गई है। तो यहाँ से एक माइनस होकर अदर में गई है, उनकी 80 प्लस हुई है। उनकी वही तो जो उनमें से माइनस हुई है वो उनकी प्लस हो गई। हाँ तो यही ठीक है, 79 उनमें से, और जो नीचे वन थी वो ऊपर चलेगी 80 में चलेगी, और वो 80 सीटें उनके उनमें प्लस हो गई। हाँ। और उसने तो फिर माइनस वो नहीं होना था। लेकिन ये चीज उन्होंने ये दिखाई है कि देखें भाई कि कैसे अगर आप एकता में चलते हैं, यूनिटी में चलते हैं। एक बात उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने एक बात और बड़ी अच्छा, हाँ ये देखिए बीजेपी की 2025 में टोटल सीटें हैं 89। पिछली दफा उनको मिली थी 74। 15 सीटें उन्होंने प्लस की हैं बिल्कुल। और जेडीडब्ल्यू की पिछली दफा थी 85, इस दफा 43। हाँ 43। इस दफा 85 है, पिछली दफा उनकी 43 थी कि उन्होंने भी प्लस की, उन्होंने भी 42 प्लस की उनके साथ है बिल्कुल बीजेपी के साथ। कांग्रेस की जो थी वो उनकी पहले इस दफा 6 है, पिछली दफा 19 थी, और उनकी 13 माइनस हुई है। 13 माइनस हुई बिल्कुल उनकी माइनस हुई है। जेएसयू कोई सीट नहीं ले सका ना पिछली दफा ना इस दफा उनकी, ठीक है। बिल्कुल। और अदर पिछली दफा थी 2000, अच्छा उनकी भी 6 सीटें कम हुई हैं। हाँ उनकी भी, और इस दफा आ गई 38। कि जेडीयू और बीजेपी इन्होंने इस दफा एकजुट होकर इलेक्शन लड़ा, उन्होंने बाजी मार ली है, भी है। उन्होंने बाजी मारी, वो जीत गई। इसी वजह मोदी साहब ने एक बात बहुत अच्छी की है ना,
कि विकसित बिहार बिहार के लिए उन्होंने अच्छी गवर्नमेंट को चुन लिया बिल्कुल। कि आप ये देखिए, हम हमारे सुनने में भी ये था कि यार बिहार के बहुत बुरे हालात हैं बिल्कुल कि उधर बेरोजगारी है, पर अब मोदी साहब ने कहा है कि उन्होंने अच्छी हुकूमत को चुन लिया। अब उनकी मतलब कि वो काया पलट जाएगी बिल्कुल। और नो डाउट ये चीज है कि वाकई ही जहाँ पे इनकी सरकार होती है वहाँ पे डेवलपमेंट नजर भी आती है और इसी तरह लोग चूज भी। अच्छा, फीमेल्स वोटर का बहुत बड़ा योगदान है, 71%, 71 पॉइंट समथिंग था कुछ के उनकी फीमेल वोटिंग मेल 62%। तो फीमेल की वोटिंग का बहुत ज्यादा अहम किरदार है इसके अंदर। अब वो जी कह रहे हैं जी हमारे साथ धांधली हुई है, हम रोडों पे निकलेंगे, कुछ भी नहीं जैसे जेंजी निकले थे। वो जेंजी को उन्होंने इसलिए बताया था, जेंजी निकले थे अपने राइट लेने के लिए, उनके साथ धांधली हुई थी, उनके साथ धांधली नहीं, बिहार ने अपने राइट्स लिए हैं तो अब इसलिए निकलेंगे, क्योंकि बिहार की आवाम ने खुद वोट दिए हैं। मतलब किसी बाहर से तो किसी ने आके दिए नहीं है। बाकी ये है कि वीडियो काफी जबरदस्त थी। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में? एक नारा भी तो है ना, क्या मोदी है तो मुमकिन है। मुझे याद आ गया। हाँ बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। बाकी ये कि वीडियो जबरदस्त थी, इन्फॉर्मेटिव थी। आपको कैसी लगी? आपको क्या विचार है इस वीडियो के बारे में? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।